हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 3। आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वगैरह में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मेन चीज तो आज ही है किसी रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट को कैसे इक्वेट करेंगे। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन, इनफैक्ट किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल जब करेंगे तो वहां पे एन फैक्टर का जरूरत आएगा। और रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। और एन फैक्टर का मेनली जरूरत तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ही है, क्योंकि बैलेंसिंग से बचना तो हम रेडॉक्स रिएक्शन में ही चाहते हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चौक ले लेते हैं, चौक छोटा हो गया। देखो, फॉर एनी रेडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर होता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही होगा उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर। या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है तो वो जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मोल जितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है तो रिड्यूसिंग एजेंट का एक मोल जितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। अगर मोल के टर्म में बात करें तो यह भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मोलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट का एक मोलिक्यूल जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। ठीक है, बट मोल के टर्म्स में बोलना चाहिए, उसका एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि एन फैक्टर फ्रैक्शनल भी होता है। अगर तुम मोल के टर्म में नहीं बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल नहीं होता ना, तो जहां एन फैक्टर फ्रैक्शनल आएगा वहां पे वो सही नहीं होगा। मतलब क्वेश्चंस बनाओगे बन जाएगा बट थियोरेटिकली सही नहीं होगा। तो मोल के टर्म में ही बोलना चाहिए कि एक मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको बोलेंगे उस ऑक्सीडाइजिंग का एन फैक्टर। एक मोल रिड्यूसिंग एजेंट जितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो होगा उस रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। रिस्पेक्टिवली हमने लगा दिया है, गेन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, लॉस है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। इतना सारा एग्जाम्पल्स है, 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमने कोशिश किया हर उस टाइप को कवर करने का जिस टाइप का क्वेश्चंस तुमसे पूछा जा सकता है। तो इन 17 क्वेश्चंस में, इनफैक्ट इसके बाद और भी क्वेश्चंस होगा। 17 अच्छा नंबर नहीं है यार, 17 बेकार नंबर है। कहीं लाइट तो नहीं कटेगा, देखते हैं, नहीं कटेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MnO4 माइनस। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। एक और चीज, अभी हम तुमको लिखे हैं MnO4 माइनस से Mn+2 में गया है। एन फैक्टर तुमको बताना है अंडरलाइन कंपाउंड का, जिसको अंडरलाइन किए हैं उसका एन फैक्टर बताना है। ठीक है, ये रिएक्शन कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, सबका सब हाफ तो नहीं है, कुछ कंप्लीट भी है बट इसमें बहुत सारा हाफ है, हाफ रिएक्शन है।
आगे जब ये कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कोई रिएक्शंस कंप्लीट रिएक्शन दिया हो तो उसमें कैसे एन फैक्टर बताएंगे। बट यहाँ और कंप्लीट रिएक्शन में एक ही चीज होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अगर किसी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि MnO4 माइनस Mn+2 में जा रहा है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल में हमने लिया है, तो तुमको देखना है कि इसका एन फैक्टर निकालना है। तो ये पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट। ये +7 में है और +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब ये खुद को कर रहा है रिड्यूस, मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे भी MnO4 माइनस बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना है तो तुम्हें पता करना है इसका 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गेन करेगा। तो दो तरीका है। सबसे पहले तो इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लो। अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो क्या होगा। MnO4 माइनस गिव्स आउट Mn+2 +4 H2O +8 H+, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज और इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 6, तो इधर टोटल 7 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर 2 पॉजिटिव चार्ज करना है तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। देखो इस हाफ रिएक्शन को जब बैलेंस किए तो ये रिएक्शन मिला। अब जरा गौर करो, इसका 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। अब तुम जरा गौर करो एन फैक्टर कैसे कोफिशिएंट से रिलेटेड है। एक्चुअली यही ना कोफिशिएंट बनता था जब एक हाफ रिएक्शन दूसरे हाफ रिएक्शन को ऐड करते थे, इसको कैंसिल, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए, तो एक के 5 से दूसरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते थे। दूसरे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट होता था उससे पहले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते थे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता था और उसी से आ जाता था यहां पे कोफिशिएंट। ये 5 दूसरे हाफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते थे और दूसरे हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां पे आ जाएगा दूसरे हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट और दूसरे हाफ रिएक्शन में चल जाएगा 5। तो इस तरह से क्या हुआ, और यही एन फैक्टर है। तो एक का एन फैक्टर दूसरा का कोफिशिएंट बन रहा है, दूसरा का एन फैक्टर पहले का कोफिशिएंट बन रहा है। इसी तरह का तो चीज होता था, जो कि हमने पहले प्रूव भी किया है कि एन फैक्टर का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। चलो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, सोचना इस पे जरा। ये हो गया MnO4 माइनस का एन फैक्टर। अगर इसको बैलेंस करते हाफ रिएक्शन को और यहां पे 2 आ जाता और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन आता, तब हम 5/2 एन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि 2 मोल को 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और डिफिनेशन क्या है, 1 मोल को कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अगर यहां पे 2 होता तो 2 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 मोल 5/2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो एन फैक्टर 5/2 होता। लेकिन अभी का जो सीन है, अभी का जो सिनारियो है, उसमें यह है कि इसका 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 5 हुआ। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका है, मेथड नंबर 2, और तुमको इसी को यूज करना है जनरली, Mn+2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये +7 से +2 कैसे आया होगा, सॉरी उल्टा बना दिया साइन। +7 से +2 कैसे आया होगा, ये गेन किया होगा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। साफ क्लियर दिख रहा है कि इसका 1 मोल 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पे। ठीक है, इसको अगर देखें तो यहां पे देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7, यहां पे +7 है, और यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। +7 से +4 कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो +4 बना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इसका 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो +4 में चला जाएगा, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 3। इसका एन फैक्टर हो गया 3। इसका एन फैक्टर क्या होगा, +7 से +6 में गया है, इसका 1 मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो +6 में चल जाएगा, मतलब इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। नहीं, अब जरा इस पे हम एक चीज बताते हैं जो तुमको याद रखना चाहिए। अगर कहीं भी MnO4 माइनस है, मतलब KMnO4 है,
अगर एसिडिक मीडियम में है और एसिडिक मीडियम में वो किसी के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ रिएक्शन करेगा और वो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑफ कोर्स रेडॉक्स रिएक्शन ही करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक मीडियम में जब ये किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो ये +7 से +2 में ही जाता है। MnO4- न्यूट्रल मीडियम में या माइल्ड बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम और न्यूट्रल और माइल्ड बेसिक, एक मिनट कॉल आ रहा है एक। ओ शिट, हाँ, अगर MnO4- न्यूट्रल मीडियम में या माइल्ड बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा। अगर ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ माइल्ड बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये +7 से +4 में जाता है। इनफैक्ट ये MnO2 बनाता है, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। तो MnO2 में Mn+4 में है, +4 में हमने यहां पे लिख दिया। अगर यही MnO4- रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन ये किसी के साथ रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +6 में जाता है। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड बनता है यहां पे MnO4- 2 बनता है, हमने पहले बताया है। अच्छा, MnO4- एसिडिक मीडियम में किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो +2 में जाएगा। MnO4- न्यूट्रल मीडियम में किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो +7 से +4 में जाएगा। MnO4- किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में तो +7 से +6 में जाता है। इनफैक्ट +6 में जाता है तो MnO4- 2 बनता है, यहां +4 में जाता है तो MnO2 बनता है। ठीक है, इसका ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट होता है, ये पिंक कलर होता है या पर्पल कलर होता है और ये ग्रीन कलर कंपाउंड होता है। ठीक है, बट ये मेन नहीं था इस टॉपिक में, ये बताने के पीछे पर्पस ये था कि जब ये फिक्स्ड हो गया कि किससे किस में जाएगा, किससे किस में जाएगा, किससे किस में जाएगा, इसके साथ जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका ऑक्सीडेशन, इसका किस ऑक्सीडेशन से किस में जाएगा ये बात। इसका मतलब इसके साथ बेसिक एसिडिक मीडियम में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट रहे, ये जब +7 से +2 में ही जाएगा, मतलब इसका एन फैक्टर फिक्स्ड हो गया। एन फैक्टर क्या हो गया 5, इसका एन फैक्टर क्या हो गया 4, क्योंकि ये 7 से +4 में गया है, सॉरी 3 +7 से +4 में कैसे जाएगा, +7 से +4 में कैसे जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना। और ये +7 से +6 में कैसे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो। मतलब इसका रिएक्शन SO2 के साथ कराओ, H2S के साथ कराओ, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराओ एसिडिक मीडियम में, तो इसका एन फैक्टर 5 ही होगा। इसका रिएक्शन कराओ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराओ न्यूट्रल या माइल्ड बेसिक मीडियम में, इसका एन फैक्टर 3 ही होगा। इसका ऑक्सीडेशन कराओ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में, इसका एन फैक्टर 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका चूंकि एन फैक्टर फिक्स्ड हो गया मीडियम के अकॉर्डिंग, तो इसको याद रखोगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, हम बात कर लिए इसका, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। ठीक है, हमको मिटाना पड़ेगा उधर क्योंकि जगह नहीं हमारे पास। इसको फटाफट कॉपी करो, हम मिटाएंगे।
नेक्स्ट Cr2O7 माइनस 2, देखो Cr2O7 माइनस 2 डाइक्रोमेट है, ये जा रहा है किसमें, क्रोमियम +3 में। हमें इसका एन फैक्टर निकालना है। दोनों तरीके से कर सकते हो, इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके भी। अगर बैलेंस करेंगे तो देखो क्या होगा, Cr2O7 माइनस 2 गिव्स आउट 2 Cr है, 2 Cr +3 प्लस 7H2O प्लस 14H प्लस, चार्ज बैलेंस करो तो उधर 6 पॉजिटिव चार्ज, इधर 14 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया 12, उधर 6 पॉजिटिव तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, हो गया ये हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड। इसका 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन लिया, 6 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं, इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। मेथड नंबर 2, Cr2O7 माइनस 2 डाइक्रोमेट आयन जा रहा है क्रोमियम +3 में। ध्यान देना, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ये +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्रोमियम में आ रहा है, बट यहां 2 क्रोमियम है, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 × 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब Cr2O7 माइनस 2 के एक मोलेकुल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि Cr2O7 माइनस 2 के एक मोलेकुल में 2 क्रोमियम आयन है और एक में 3, दूसरा में 3, टोटल एक मोलेकुल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया। अगर इसका 1 मोल बोलें तो 1 मोल डाइक्रोमेट आयन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन आया, 6 मोल इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, लाइट कट गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर लाइट आ गया तो कंटिन्यू कर लेंगे, अगर लाइट नहीं आया तो हमें लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ेगा और फिर से एक लेक्चर आगे लेना पड़ेगा एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए। मैंने सोचा था 45 मिनट का ये लेक्चर हो जाएगा तो एन फैक्टर बेस्ड या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। बट देखो क्या होता है, देखो 70 नंबर क्वेश्चन हमने लिया था, हमने बोला था ये बड़ा ऑड नंबर है, खराब नंबर है, लगता है लाइट कटेगा, लाइट कट भी गया। और लाइट कटा भी कब, 17 मिनट का रिकॉर्डिंग होने के बाद। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 मिनट का रिकॉर्डिंग, 17 फॉर शताना। नहीं आएगा क्या लाइट, चलेगा, थोड़ा चल सकता है, बढ़िया तो नहीं है, चलेगा, चलेगा, ये तो कब नहीं चलेगा। देखो साइन कर देना बहुत ज्यादा तो कुछ दिखेगा नहीं तुमको। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बात कर लेते हैं तुमसे। क्या करें तो बताओ। अच्छा दिखता है उधर, रुको रुको थोड़ा देख लेते हैं। उस साइड तो दिखता है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको बंद करें तो हाँ इतना पे ठीक है, काम भर दिखता है, कोई नहीं। इसको नहीं बंद कर सकते, इसको चलो काम भर दिखता है, थोड़ा देख लो, बीच में चमक रहा है थोड़ा, बट कोई बात नहीं। और लाइट नहीं आएगा तो 1-2 मिनट में लेक्चर खत्म कर देंगे। तो क्या हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये एन फैक्टर क्रोमियम का 6 आ गया एन फैक्टर दोनों मेथड से। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट किसके तरफ, Cr2O4-2 डाइक्रोमेट के तरफ। इधर हम मिटाते हैं, शायद इधर न चमके बोर्ड, देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली बोर्ड पूरा मिडिल में चमकता है, बाकी ना उस साइड चमकता है ना इस साइड चमकता है। चलो कोई बात नहीं यार, आ जाओ, लाइट नहीं आएगा क्या। चलो इधर हटाते हैं, इधर हटाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Cr2O7, नहीं
C2O4 माइनस 2 टू CO2। 5 नंबर एग्जाम्पल, 5 नंबर एग्जाम्पल साइड में लिखते हैं ताकि तुमको दिखे। ऑक्जेलेट आयन है Cr2O4 माइनस 2 से बन रहा है CO2। चाहो तो बैलेंस करके भी, चाहो तो हाफ रिएक्शन, इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके भी बता सकते हो, या बता सकते हो मेथड 2 से। अगर इसको बैलेंस करें तो देखो Cr2O7 सॉरी Cr2 कहां से गलत लिख दिया भाई, C2O4 माइनस 2 है, C2O4 माइनस 2, C2O4 माइनस 2 टू CO2। बैलेंस करें अगर तो जरा ध्यान देना, C2O4 माइनस 2 CO2, 2 कार्बन 2 कर देते हैं, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 निगेटिव चार्ज है इधर, तो हमको करना पड़ेगा C2O4 माइनस 2 CO2। ठीक है, ऑक्सीजन भी 4 ऑक्सीजन भी 4, अब तो चार्ज ही बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर करना पड़ेगा हमको 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो इनफैक्ट हाँ एक्चुअली यहां पे ये क्या था, अभी तक जो भी देखे थे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये सब का सब रिड्यूस हो रहा था, मतलब ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसलिए ये सब में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा था। बट यहां पे C2O4 माइनस 2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये पहले वाला सब हाँ 1 to 4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करने वाला है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, तो निकालेगा तो इस साइड इलेक्ट्रॉन आया है, बट किसी साइड इलेक्ट्रॉन आया है, इसका 1 मोल से, इसका 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को एन फैक्टर बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर होगा। तो ये इसका 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हुआ, इसका एन फैक्टर क्या हुआ 2। मेथड 2 अगर देखें जो शॉर्टकट है, और हर बार हम लोग मेथड 2 ही देखना पसंद करेंगे, C2O4 माइनस 2, इससे CO2 बन रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, तुम निकाल ले सकते हो, और यहाँ पे +4 है। अब बताओ +3 से +4 कैसे गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, बट ध्यान देना 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 कार्बन से निकला होगा, तो 2 कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, मतलब इसका 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeC2O4। इधर ही लिखना मजबूरी है क्योंकि बोर्ड तो चमक रहा है। नेक्स्ट है 6 नंबर, FeC2O4 से Fe+3 एंड CO2। जरा गौर करना, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। बताओ आयरन से इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, +2 से +3 में तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला। कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकला, कार्बन +3 से +4 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन से निकला, 2 कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इसके 1 मोल से, ओवरऑल इसके 1 मोल से, सॉरी ओवरऑल इसके 1 मोलेकुल से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन। बट ओवरऑल इसके 1 मोल से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 3 है ना। अभी तक जो भी इसके पहले एग्जांपल था उसमें से एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता था, यहां दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, वहीं इसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे जरा देखते हैं। Cu2S ये जा रहा है कॉपर +2 में
और SO2 में और SO2 में। ठीक है, अब जरा गौर करना, यहां कॉपर +1 में है, सल्फर -2 में है, कॉपर +2 में है, सल्फर +4 में है। बताओ, कॉपर +1 से +2 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 1 इलेक्ट्रॉन निकला। बट 2 कॉपर है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला। यहां सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 6 इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब इसके 1 मोल से ओवरऑल कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला? 6 और 2 कितना? 8। इसका n फैक्टर क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ध्यान देना। अब इस दोनों के पहले तक एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब दो एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे। और क्या, अगर 2 एटम इलेक्ट्रॉन आता तब भी टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते। दिक्कत होता है जब एक से इलेक्ट्रॉन निकलता और एक में आता है, तब उसके लिए एक स्पेशल केस है। मतलब एक किसी से इलेक्ट्रॉन निकले और एक में आए, तो वैसे केस में क्या होगा n फैक्टर, वो आगे हम देखेंगे। बट वो सब पूछा नहीं जाता, फिर भी हम थोड़ा देख लेंगे। 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर पे, H2O2। अच्छा, एक और चीज देख लो, अगर इसके जगह पे, ध्यान देना, इसके जगह पे इस 7 को मिटाते हैं और एक नया एग्जांपल बनाते हैं, या फिर यहीं पे बनाते हैं ना। ये फेरस ऑक्जेलेट ना होके अगर फेरिक ऑक्जेलेट होता, फेरस ऑक्जेलेट ना होके अगर फेरिक ऑक्जेलेट होता, फेरिक ऑक्जेलेट मतलब Fe और C2O4 और इधर 2 और इधर 3, ये फेरिक ऑक्जेलेट। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, क्योंकि C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो इधर 6 चार्ज हो गया, तो इधर आयरन +3 में होगा तब ना +6 होगा। फेरिक ऑक्जेलेट कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में एंड CO2 में। तो जरा गौर करना, आयरन +3 से +3 में ही रहा, तो आयरन से तो इलेक्ट्रॉन निकला या आया नहीं। कार्बन यहां +3 में है, +3 से किस में गया है? +4 में गया है। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। बट कार्बन एटम 6 है, यहां पे 2 देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2 यहां 3 है, 3 2 6 कार्बन एटम है। एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 6 कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6 × 1, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब इसका फेरिक ऑक्जेलेट का n फैक्टर, अगर किसी रिएक्शन में फेरिक ऑक्जेलेट फेरिक आयन और CO2 में कन्वर्ट होता है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं H2O2 के तरफ। H2O2, या लेक्चर को यहीं पे रोक दें, लाइट तो आ नहीं रहा है, मजा तो नहीं ही आ रहा होगा, बट थोड़ा तो दिख रहा है। बट फिर भी चूंकि लाइट का इश्यू है, इसलिए हमको रोकना पड़ेगा लेक्चर को। भाई आ जाओ, लाइट आ जाओ यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बे? आ नहीं जाएगा। चलो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में क्या है? H2O2 है, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 में। ठीक है, जरा गौर करो, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। -1 से किस में जा रहा है? -1 से जा रहा है ये 0 में। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 1 इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 2 इलेक्ट्रॉन निकला। मतलब 1 मोल H2O2 से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए इस H2O2 का n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। अगर किसी कहीं पे 9 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर H2O2 कन्वर्ट हो रहा हो H2O में, यहां पे H2O2 बिहेव किया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे H2O2 बिहेव किया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 में हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, n फैक्टर 2। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तब भी n फैक्टर 2 होगा। कैसे? -1 से -2 में कैसे जा रहा है? ये ले रहा है क्या? कितना ले रहा है?
एक इलेक्ट्रॉन, बट एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दो ऑक्सीजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में यही तो डिफरेंस है, एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है एक में आता है, बट एन फैक्टर बोलते हैं किसको? जितना इलेक्ट्रॉन आया उसको या जितना इलेक्ट्रॉन निकला उसको। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 1 1, 2 × 1 2, मतलब इसका एन फैक्टर भी 2 होगा। मतलब H2O2 बिहेव किया है यहाँ पे, खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तब भी एन फैक्टर 2, अगर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तब भी एन फैक्टर 2। बट अगर H2O2 एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करे और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करे, जिसको कि बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, वैसे केस में H2O2 का एन फैक्टर क्या होगा? H2O2 हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है। H2O2 को कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखो, KMnO4 के साथ रखो, वहां पे KMnO4 बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O2 बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। H2O2 को किसी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मत रखो, तो वहां पे H2O2 खुद बिहेव कर लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तब भी एन फैक्टर 2, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तब भी एन फैक्टर 2। बट अगर H2O2 किसी रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में दोनों तरह बिहेव करे, जिसको कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं, वैसे केस में कहानी अलग हो जाएगा। 10 नंबर देखो, अगर H2O2 कन्वर्ट हुआ H2O में और O2 में, इस केस में H2O2 ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। -1 से घट के -2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। -1 से बढ़ के ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब यहां पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। यह है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, इसको अलग तरह से हैंडल करना होगा। जरा गौर करना, इस स्टेप को देखो, इसके अकॉर्डिंग इसका एन फैक्टर क्या होगा? -1 से -2 में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, दो ऑक्सीजन होने के कारण दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 2। इस स्टेप को देखते हैं तब, अगर इस स्टेप को देखते हैं तब एन फैक्टर क्या होगा? तब भी 2 होगा। कैसे? ओसिट वायर अभी निकल जाता, ध्यान देना। -1 से 0 गया है, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, चूंकि दो ऑक्सीजन है तो दो इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अगर इस स्टेप को देखें तब भी इसका एन फैक्टर 2 और इस स्टेप को देखें तब भी इसका एन फैक्टर 2। बट इसका एन फैक्टर 2 इस रिएक्शन में नहीं होता है। कैसे निकालते हैं? किसी भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा होता है उसका एन फैक्टर, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/NF, NF फॉर एन फैक्टर इक्वल टू, ये जो N1 N2 आया है इसको हम N1 N2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं N1 और इसको कर देते हैं N2, N1 N2, मतलब 1/N1 प्लस 1/N2। इस फॉर्मूला को प्रूफ किया जा सकता है, बट थोड़ा लेंदी है और हम जरूरी नहीं समझते हैं, इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। 1/NF इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इधर थोड़ा चमक रहा होगा, तो हम ऊपर में मिटाते हैं इसको। देखो क्या होगा, 1/NF इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2। इस फॉर्मूला का यूज करके जिस मॉलिक्यूल का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा उसका एन फैक्टर निकालोगे। तो 1/NF, ये जो NF है ना, यही है एन फैक्टर ऑफ H2O2। अगर डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो ये N1 एक के रिस्पेक्ट में, ये N2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 और यहां से आ गया 1/NF इक्वल टू 1, NF इक्वल टू 1। मतलब H2O2 यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तो उसका एन फैक्टर 2, H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया तब भी उसका एन फैक्टर 2, बट H2O2 अगर डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव किया, तो वैसे केस में H2O2 का एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं, उसमें भी Br2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, इसमें Br2 का एन फैक्टर निकालना है। देखो रिएक्शन है हमारा, कौन वाला रिएक्शन है? रिएक्शन है ये 11 नंबर क्वेश्चन। ये इनफैक्ट फुल रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन नहीं है। Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर जा रहा है Br माइनस में और BrO3 माइनस में। बताओ इसको, ये देखो Br 0 में है, जी और 0 से -1 में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, 0 से +5 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। मतलब ये Br2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। अगर इस स्टेप को देखें तो इस स्टेप के कारण इसका एन फैक्टर कितना आना चाहिए, N1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 to -1। मतलब ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट 2 ब्रोमीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर अगर देखें तो यहाँ पे 0 से क्या है +5 जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और चूंकि 2 ब्रोमीन है तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका N2 का वैल्यू कितना हो गया, 10। हाँ यहाँ पे गलती तो नहीं की, 0 से -1, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 तो 2। ठीक है, और यहाँ 0 to +5 तो 5 इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, अब तुम बताओ इसका ओवरऑल एन फैक्टर क्या होगा। ये कोई एन फैक्टर नहीं है, ये निकालने का फाइनल एन फैक्टर निकालने का तरीका है। NF = 1/2 + 1/10। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 और 5 + 1 ये क्या हो गया 6/10। तो 1/NF, अब उल्टा कर दो, NF = 10/6, इसका मतलब 5/3। ठीक है, मतलब Br2 का एन फैक्टर 5/3 होगा। ठीक है, तो ये था डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। कौन कौन था डिस्प्रोपोर्शनेट, 10 और 11 डिस्प्रोपोर्शनेट था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन है, इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका कुछ अलग होता है। लाइट लगता है नहीं ही आएगा, बट ठीक है, तुमको दिख तो रहा ही है, साइड साइड में हम लिख रहे हैं, बीच में चमक रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा 1 मिनट, टाइम कितना हुआ ये मेरे को चेक कर लेने दो, 38 मिनट। ओके, बस लाइट नहीं आएगा तो 2-3 मिनट में छोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा KClO3, इसमें नया कहानी है। इसमें क्या कहानी है, KClO3 हीट करने पे KCl और O2 में टूट रहा है। जरा गौर करो, इसमें इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे 0 है ऑक्सीजन का, यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन और Cl है +5। देखो ये जो Cl है ना +5 से -1 में आ रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है -2 से 0 में आ रहा है। मतलब एक ही मोलेकुल का एक एटम, ये Cl क्या हो रहा है, Cl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहां पे रिडक्शन है Cl का, और ये O का क्या है, O का ऑक्सीडेशन है। नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में एक मोलेकुल का वही एटम ऑक्सीडाइज होता है, वही एटम रिड्यूस होता है। यहां पे जबकि एक मोलेकुल का कोई एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई दूसरा रिड्यूस हो रहा है। नहीं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है, बट रिएक्शंस तो है ही ना। तो अब जरा बताओ ऐसे केस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जो हम 1/N1 + 1/N2 = 1/NF बोले हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए केवल एप्लीकेबल होगा बस। इस केस में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक देख लो, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला देख लो या रेड्यूसिंग एजेंट वाला देख लो। मतलब ये हो तो यही रहा होगा ना, जब एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें गया है,
मतलब इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, यही ना हुआ होगा। तो इसमें जो रिड्यूस हुआ है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया है ये देख लो, या जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है ये देख लो। इस दोनों में से कोई भी देख लो, वही होगा एन फैक्टर। तो बताओ Cl +5 से Cl -1 में गया है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला होगा या इसमें आया होगा, सॉरी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसमें आया होगा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इस कंपाउंड का फिर एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा अलग है, इसको याद रख सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, पूछा जाने का चांसेस कम है लेकिन टेस्ट वेस्ट में पूछ सकता है। अगर तुम ऑक्सीजन को टारगेट करके करो तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन था, छोड़ो ना, लिखने का क्या जरूरत है, ऐसे ही बता देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -2 से 0 हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और चूंकि 3 ऑक्सीजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। इसका मतलब ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन निकला और क्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन गया। तो चाहे रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन ले लो या ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, इस दोनों में से किसी को ले लो, वही होगा एन फैक्टर। बट डिस्प्रोपोर्शनेट में ऐसा नहीं था, उसमें रिडक्शन वाला या ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लेना था। अगर वैसे लेते तो उसका H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन में एन फैक्टर 2 आ जाता, बट 2 नहीं होता है। तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे करना होता है 1/n1 + 1/n2 = 1/nf। क्यों करना होता है ये हमने नहीं बताया है, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है और उसका जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं बताया है। ठीक है, तो और ऐसे भी जब H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो उसको बैलेंस करके ही करो। जहां भी एन फैक्टर में दिक्कत आए, एन फैक्टर याद करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नया तरीके से निकल रहा है, तो वहां पे क्या कर लो ना, रिएक्शन बैलेंस करके हैंडल कर लो। उसको हैंडल कर लो मतलब क्या, रिएक्शन बैलेंस करके कैलकुलेशन कर लो। हम एन फैक्टर का जरूरत ही क्यों आया, कैलकुलेशंस के लिए ना, मोल्स, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, यही सब निकालने के लिए ना। तो वो तो इसके बिना भी निकलेगा बैलेंस करने के बाद। तो जहां ज्यादा दिक्कत हो एन फैक्टर में वहां पर रिएक्शन बैलेंस कर लो, बट जहां एन फैक्टर में कोई दिक्कत ही नहीं तो वहां आसानी से कर लो। और क्या, ये था क्वेश्चन नंबर कौन, KClO3। ठीक है, लाइट अब लगता है नहीं ही आएगा, तो हमको एक लेक्चर और इस पे लेना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए आज का लेक्चर को रखते हैं यहीं पे, और अभी चल रहा था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 3, अगला लेक्चर आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 4, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे या तो टाइट्रेशन या 2 छोटा टर्म्स है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड ओलियम लेवलिंग। तो ओलियम लेवलिंग एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बचा है, और उसके साथ टाइट्रेशन बचा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।